ठीक है, we were talking about province as well as landslides. अगर इन माउंटेन स्लोप लैंडस्लाइडिंग हमेशा उन जगहों में होती है जहां पर गैल्वानिक सतह मौजूद होती है। पहाड़ों से कहीं से मिट्टी का तोदा गिरा और वो नीचे की तरफ वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी होती है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी होती है एक्सीड्स 20%, जहां पर स्लोप तकरीबन 20% से ज्यादा हो और उसकी विड्थ जो है ना 6 मीटर तक हो, वो भी दैट इज आल्सो अ रीजन एंड कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। क्या होता है, जैसे लैंडस्लाइडिंग हो गई, जितना भी मिट्टी का तोदा था that transports mud, organic material, minerals and everything from that mountain to plain soil. Stream bank erosion, this is also a type of the soil erosion and has been given a name of stream bank erosion. Seasonal streams are rivulets, often change their course from season to season due to blockage of their previous course by transporting rocks, clods of soil, and vegetation ground during lean period. That is called stream bank erosion. Suppose एक नाला चल रहा है, ठीक है, और उस आपने देखा होगा जो भी बड़ा नाला होता है, जो भी सबसे बड़ा खड़ होता है या राविन होता है, अगर आप देखते हैं एक सीजन में पानी एक कोने से चल रहा होता है, कहीं एक साइड से, और बाकी सारी साइड में क्या होती है, बिल्कुल खाली होता है। वहां पर जानवर जाते हैं, बच्चे जाकर खेलते हैं, ठीक है ना। तो एक साइड बिल्कुल खाली नजर आती है और यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, सैंड, स्टोन प्लस एनिमल, और पानी उसके किसी एक साइड से गुजर रहा होता है, एक कोने से गुजर रहा होता है, बाकी सब ऐसा नजर आता है जैसे कि डिजर्ट मौजूद है, ठीक है ना। स्ट्रीम में सीजनल स्ट्रीम आर रेगुलेट ऑफन चेंज देयर कोर्स फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब ऐसा होता है, सपोज यहाँ पर रॉक्स आ गए, बड़े पत्थर आ गए, मड आ गए, प्लांट ग्रो हुए ऑफ सीजन में बहुत सारे। अब ये पानी क्या करता है, रुख चेंज करता है, फिर दूसरे कोने से चलना शुरू कर देता है। कभी पानी एक कोने में मौजूद होता है, कभी दरमियान में मौजूद होता है, कभी दूसरी साइड में आ जाता है। उस सब को हम क्या कहते हैं, वो आपने क्या करता है, जहां से एक सीजन में इधर से गुजरा, दूसरे सीजन में इसको दरमियान से गुजरा, तीसरे सीजन में कोने से गुजरा, तो वहां से मिट्टी बहाते हुए ले जाता है। पहले साल वहां जितनी नरम मिट्टी थी, जितनी को बहा सकता था, उधर से लेकर के अगले सीजन में दरमियान से जो बहा कर ले जा सकता था, वो मिट्टी लेकर के उस तरफ पत्थर ज्यादा हो गए और पौधे वगैरह ज्यादा हो गए, उसने अपना रुख इस तरफ चेंज किया, जिस तरफ मिट्टी नरम हो गई वहां से मिट्टी को बहा कर ले गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम बैंक इरोजन। Seasonal streams are regulated often change their course from season to season due to blockage of their previous course. पत्थर आ गए, वहां मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें आ गई, उसने अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया। तो क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को बाहर कर देता है, कभी एक तरफ से कभी, जिसकी वजह से वो खड़ जो है ना हर साल बढ़ता भी जाता है और गहरा भी होता जाता है, बढ़ता भी जाता है और गहरा भी होता जाता है। अब वहां पर कुछ न मकान बना सकते हैं, न वहां पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बिकॉज एनी टाइम इट कैन चेंज इट्स वे, एनी टाइम वाटर कैन चेंज इट्स वे एंड इट कैन erode all the soil which is over there. This is such like this. If you will see, this
दिस रेन इज इंडिया, बारिश हो रही है तथा जमीन के ऊपर, और उसके वजह से क्या हो रहा है, छोटे छोटे नाले बन रहे, छोटे छोटे नाले बन रहे, वो सारा पानी अपने साथ मिट्टी को लेकर इधर में आया। So this is erosion of soil. अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो शीट इरोजन यूनिफॉर्म शक्ल में जो है ना सरफेस से पानी को रिमूव करना है। Here we can see sheet erosion where uniform removal of soil sheet takes place from the surface, and the rill erosion is like this. चैनल बनते हैं जमीन के अंदर मिट्टी को बहाते हुए, और उसके साथ गिली इरोजन ग्रेजुअली जब वो बहुत ज्यादा देर तक पानी चलता रहता है इस तरह के खड्डे बन जाते हैं और जमीन क्या होती है, इरोजन होती है, यहाँ से मिट्टी रिमूव हो जाती है, it goes into river and the rivers are responsible to carry this mud to the ocean. Similarly, here it is going to the deep and the width, and the rolling erosion जब बहुत ज्यादा वक्त तक चलती है तो अब इसकी width यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। So this is different types of soil erosion. So what we were done? First, soil has been made from weathering of parent material and the rocks. Then soil was able to give growth of the life, gave a chance to the life due to its balanced form. But whatsoever soil was available on this planet to give support to the life in its balanced form, that soil have water, soil have air, soil have solutions, soil have minerals, and soil have organic material. These are all soluble in water. That is called the safe solution, and the safe solution is able to provide all nutrients for new growing things, either in form of plants, in form of microbes, in form of protozoa, or in form of parasites, whatsoever is there, provide. That soil which is supporting to the life, that is also going to be destroyed due to this some reason, in which some are environmental factors and some are man-made factors. This is also soil erosion. Maybe you have seen in many places. Whenever you will go in some regions, you will find that मिट्टी के ढेले आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर न कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बहकर चली गई है, और इट इज जितने भी वो थे बेकार चीजें थी वो सरफेस पर आज पर फॉर्म द विंड ओरिजिन इरोजन suspension, most spectacular method of transporting soil particles is by suspension. Dust particles of fine sand, less than 0.1 mm diameter, are moved parallel to ground surface and upwards. About 5 to 15% of wind erosion affected soil is transported by this process. Only water is not responsible, air is also responsible, that is responsible to carry soil particles from one place to another place. Suppose soil has been exposed to the environment due to deforestation, due to devegetation, due to animal activities, soil has been exposed to air. When air will move, that small particle which has been detached from its parental material will be moved parallel from one place to another place. Maybe if you have been to the desert, if you will find sand, sand a lot here, next day this sand a lot will be in another place. एक जगह एक दिन अगर आप रेल का टीला यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे दिन वो मूव करके कहीं आगे जा चुका होगा, that is due to
air, that is due to wind. And 5 to 15% of wind erosion is transported by this process. क्या करते हैं? Particles को move करते हैं. Saltation. Particles in the range 0.1 to 0.5 mm diameter are lifted by the wind, then fall back to the ground, so they move in the hopping of bouncing fashion. Saltation. Particles in the range of 0.1 to 0.5 mm diameter are lifted by the wind, उड़ जाते हैं हवा की मदद से, then fall back to the ground, दोबारा जमीन के ऊपर गिरते हैं. So they move in a hopping of bouncing fashion. जैसे अगर हम किसी कपड़े के ऊपर या चटाई और कालीन के ऊपर अगर लकड़ी मारते हैं तो क्या होती है? डस्ट उठ जाती है और वापस उसी में बैठ जाती है. ठीक है ना? उसको हम कहते हैं bouncing fashion. उस फॉर्म में भी सॉइल के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, those are lifted by air and again they are settling down. But location change हो जाती है. उसी दौरान अगर हवा चले तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. इसके थ्रू भी सॉइल की इरोजन होती है. जो सॉइल यूजेबल थी, that was supportive, that was good, that was for agriculture, is going to be damaged due to this activity. Go for next. Okay. These particles which are going to up into the air and again they are going to settle down, these particles cause abrasion of the soil surface and they hit other particles that drag into smaller particles. So little bit if you will try to think it in practical, particles which went into the air when they are settling down, they are settling down with a force, with gravitational force. They are hitting other particles. Either they will itself will break down, either they will break to other. या वो खुद टूट जाते हैं या दूसरे पार्टिकल्स को तोड़कर उसको मजीद स्मॉल बनाते हैं. अगर 0.1 डायमीटर का पार्टिकल चाहे खुद टूट जाए चाहे दूसरे को तोड़ दे तो वो कितना होगा? 0.01 का हो जाएगा. इट वाज मोर स्मॉल पार्टिकल by breaking small particles, a process called attrition. Depending on condition, this process may account for 50 to 70% of the total movement of soil. जब सैंड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चाहे या वो ऊपर उठकर दोबारा नीचे बैठ जाते हैं, वो पार्टिकल्स या तो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. At the same time, they are converting another particles into small particles, and they are moving. Because whenever particles will be small, if you will assume, it will be easy to factor it, to carry, to transport it from one place to another. जितना सॉइल का पार्टिकल छोटा होगा, इतना हवा के लिए भी आसान होगा उसको उड़ाकर ले जाए, उस पानी के लिए भी आसान होगा उसको बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए. तो 50 to 70% जो वाटर
सॉइल पार्टिकल की मूवमेंट जो होती है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है, एब्रेशन वाले प्रोसेस से, जिसमें सॉइल पार्टिकल ऊपर उठे, दोबारा नीचे बैठे, एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को ब्रेक डाउन किया, स्मॉल कर लिया. नाउ दीज आर मोर इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यह बात मुश्किल तो नहीं. दिस इज टू इरफान, आसान है ये बात. क्या कह रहे हैं इसमें? सॉइल के पार्टिकल्स जब ऊपर उठे, जैसे मिट्टी का डेला आपने ऊपर फेंका खेत में हल चलाते वक्त, वो डेला वापस आकर खेत में गिरा, खुद भी टूट गया और नीचे किसी अगर डेले से टकराया तो उसको भी तोड़ दिया, मजीद स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया. अब बारिश का पानी या हवा उसको आसानी से इधर उधर कर सकता है. तो इस प्रोसेस को हम एब्रेशन वाला प्रोसेस कहते हैं. और 50 to 70% टोटल सॉइल मूवमेंट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर. ये एक दिन में नहीं होता है. और जो लोग अपनी सॉइल को मेंटेन रख देते हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत स्लो होती है. सरफेस क्रीप, rolling in the sliding of larger particles, 0.5 diameter along the surface. Surface creep accounts to 5 to 25% of total movement due to action of wind. जमीन जहां पर थोड़ी स्लोपी है वहां पर क्या होता है? सरफेस क्रीप, सरफेस के ऊपर रेंगना, वो गुलाटियां खा रहा होता है, छोटा जो भी सैंड का पार्टिकल हो या सॉइल का पार्टिकल. हवा चली, जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर लुढ़कना शुरू हो जाएगा. अगर जमीन थोड़ी स्लोप हुई तो उससे क्या होगा? वो खुद भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और दूसरी सॉइल को भी लूज कर देगा, उसको भी स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा. And those small particles are very easy to transport from one place to another place due to wind, due to air, due to bird, or due to animal, or due to any activity. 5 to 25% of soil translocate or transport or erodes due to surface wind of particles. Okay. This is wind speed. जितनी ज्यादा होगी क्रीपिंग, पार्टिकल मूव करेंगे सरफेस के ऊपर, क्रीपिंग, साल्टेशन, ऊपर उठे दोबारा से नीचे बैठे, जो है ना वो खुद भी टूट गए, दूसरों को भी तोड़ दिया. ठीक है ना? एब्रेशन, जमीन से उठे, दूर जाकर ट्रेवल किया, दूसरे के साथ लग गए, उसको तोड़ दिया, उसको भी ब्रेक कर दिया. अल्ट्रेशन, इसमें पार्टिकल साल्टेशन हो, उसके बाद दोबारा से जो है ना वो अल्ट्रेशन की तरफ चले गए, ब्रेक डाउन हो. सस्पेंशन, जब ये स्मॉल पार्टिकल्स हो गए सब के सब, तो दीज आर इजी टू बी सस्पेंड ऑन ईयर. जिसमें आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें आपको डस्ट ही डस्ट नजर आ रहा है. और सुबह जब आप उठते हैं तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्लियर एंड क्लीन होता है. दोबारा असर के वक्त जब देखते हैं तो सबका सब धुंधला हो चुका होता है. क्या चीज होती है? ये एक्टिविटीज होती है. रात को जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, पूरी यानी वो रीजन साइलेंट होता है, हवा में थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, जितने पार्टिकल्स हैं वो सब ऑलमोस्ट नीचे बैठ जाते हैं. और दिन को इन एक्टिविटीज की वजह से ये पार्टिकल, ये तो हमने सिर्फ ईयर को रिस्पॉन्सिबल कर दिया. इसमें एनिमल फीड भी है, ह्यूमन फीड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, आपके व्हीकल, एनिमल ग्रेजिंग भी है, आपके ह्यूमन वॉकिंग भी है. ये सारे डस्ट पार्टिकल्स को सॉइल को क्या करते हैं? लूज करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्मॉल करते हैं, सस्पेंड करते हैं. लूज हो गया, ब्रेक हो गया, स्मॉल हो गया,
सस्पेंड हो गया, नाउ इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सॉइल रिस्पॉन्स मल्टीपल इंजेक्शन बाय द साइक्लिंग पार्टिकल। तो एक अगर हम मिट्टी के टीले को उठाकर जमीन पर मार देते हैं या वो खुद भी टूट जाता है और दूसरे टुकड़ों को भी, मिट्टी के कतरों को भी ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, हमने जमीन को अब कैसे महफूज करना है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। Problems are there. Problems has been created and has been induced by human beings due to its activities, which are called anthropogenic activities. Human anthropogenic activities are responsible for the erosion of the soil, such as upwelling, grazing of animals, mining, transportation, walking, deforestation, devegetation. These are basic factors which are responsible or which are making soil vulnerable for erosion. So we have to conserve the soil conservation. We have to protect the soil because soil is responsible to feed us. Soil हमें सपोर्ट कर रही है, हमें खिला रही है, क्यों? They are growing, soil is growing vegetables, soil is growing trees, soil is supporting grass, and grass is supporting animals, and we are dependent on animals, we are dependent on crops, we are dependent on vegetables. So we have to protect. Definition: soil conservation is using and managing land based on the capabilities of the land itself. Soil conservation means use of land on the basis of soil capability. कि जमीन किस इस्तेमाल, किस चीज के लिए इस्तेमाल के काबिल है, ताकि उसी हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करें और कल्टीवेट करें। Soil conservation is using and managing land based on the capability of the land itself. कि जमीन जिस चीज के इस्तेमाल के लिए बेनिफिशियल है, सपोज एक सॉइल हमारे पास आलू की काश्त के लिए बेहतर है, तो हम उसके अंदर अगर मकई लगा देंगे तो मकई इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें आलू ही काश्त करेंगे तो आलू अच्छा होगा। सपोज एक सॉइल हमें जो है ना टी क्रॉप, जो चाय पत्ती के जो पौधे जो वो ग्रो कर सकते हैं, हम उसमें अगर दूसरी चीज ग्रो करेंगे तो वो इतना प्रॉपर ग्रो नहीं होगा। तो दो चीज होगी, नंबर वन यूजिंग, हम उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा मैनेजिंग, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं हम अपने सॉइल, क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उसको सपोज किया हमारा खेत है और हम पानी यहाँ ऊपर से दे रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहकर दरिया में चले जाते हैं और दूसरे साल उसके ऊपर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती। सो वी हैव टू मैनेज द सॉइल। Soil conservation measures. Soil conservation measures. Number one, we can take agronomic measures. Agronomic measures. First, what we can do, counter cultivation. By plowing and sowing across the slope, each ridge of plow, furrow, and each row of the crop act as an obstruction to run off, providing more opportune time for water to enter into the soil and reduce soil loss. This is called counter cultivation. अब ये सेंटेंस लिखे तो हम इसके ऊपर टॉप कर लेते हैं कि ये किस हिसाब से हमारी सॉइल को इरोजन से बचाता है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल फ्रॉम इरोजन। दिस
dry the sand by plowing and sowing. Across the slope, each ridge of the furrow and each row of the crop act as an obstruction of runoff, providing more opportune time for water to enter into the soil and reduce soil loss. Suppose this is a field, ये एक खेत है, ठीक है, स्लोप में बना हुआ है. Maybe if you have been to the field, you have seen कि हल चलाने के बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं. When I was small, I was working in field. एक लकड़ी होता था बड़ा सा, उसके दोनों कोनों पर हम लोग जो है ना रस्सी बांधते थे, उस लकड़ी के पट्टे के ऊपर पत्थर रखते थे और उसको यूं खींचते थे हम लोग गले में डालते ताकि वो प्लेन हो जाए पूरा फील्ड, पूरा फील्ड प्लेन हो जाए. और उसके बाद आपने देखा होगा इफ यू हैव बीन, वहां इस तरह की लाइनें लगाते थे थोड़े थोड़े फासले पर, और आज भी लगाते हैं. आज भी लगाते हैं ट्रैक्टर की मदद से, या जहां बैल से हल चलाते हैं उसमें भी, या ट्रैक्टर से इस तरह की लकीरें लगाते हैं. और उसकी वो पोजीशन इस हिसाब से होती है कि सपोज आप यहाँ से पानी देना शुरू कर देते हैं तो यहाँ से पानी डायरेक्ट जो है ना बहकर न चला जाए, पानी पहले यहाँ पर सही से जज्ब हो, उसके बाद इस चैनल में पानी छोड़ देते ताकि इतना एरिया एरिगेट हो. और उससे अगर कोई न्यूट्रिएंट, सपोज यहाँ से कोई न्यूट्रिएंट अगर निकल भी जाते हैं तो यहाँ पर ये जो रिज बनाई है उसकी मदद से वहां पर रुके हो, वहां से नीचे ना आए. यही कहता है प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर वाटर टू एंटर. ये रिज पानी को नीचे आने नहीं देती, इसी तरफ रोक देती, वहां पर पानी सही से एब्जॉर्ब होता है. तो न्यूट्रिएंट वहीं पर, उसी टुकड़े के न्यूट्रिएंट इस टुकड़े के न्यूट्रिएंट वहीं पर देते हैं. उसके बाद वो इसको टारगेट करते हैं, पानी इसमें छोड़ देते हैं. तो इसमें ये जो रिज बनाई है ये न्यूट्रिएंट इसको ना इधर जाने देती और ना ये रिज उस तरफ जाने देती है, पानी को उसी जगह में होल्ड रखती है ताकि न्यूट्रिएंट वहां पर रहे. सेम द फंक्शन ऑफ एवरी रिज इज टू प्रोटेक्ट द सॉइल. इसको हम कहते हैं एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट. और पूरे स्लोप में कोशिश करते हैं कि जितना भी फील्ड स्लोप है उसके ऊपर हम फसल को काश्त करें. फसल को काश्त करने के बाद उस सॉइल को, उस खेत को इस हिसाब इस तरतीब से रखें तो उससे क्या होगी, आपकी सॉइल महफूज रहेगी, कंजर्व फॉर्म में रहेगी, इट विल नॉट एरोड. दूसरी चीज है टिलेज. टिलेज अल्टर द सॉइल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक porosity, bulk density, surface roughness, and hardness of paint. टिलेज, टिलेज का लफ्ज उर्दू में क्या है, चेक करो जरा इसको. क्रॉप रोटेशन का लफ्ज कहते हैं टिलेज उर्दू में. जरूर टिलेज अल्टर द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी डेंसिटी को भी कम करती है या ज्यादा करती है, पोरोसिटी को या तो रिड्यूस करती है या एनहांस करती है, बल्क डेंसिटी को भी चेंज करती है, सरफेस रन ऑफ एंड हार्डनेस ऑफ पेन. और अगर वो लूज बना देती है सॉइल को वो वहां से आसानी से रिमूव हो सकता है. और अगर इसको हार्ड बनाए तो वो प्रोटेक्ट होगी लेकिन वो क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होगी. Conventional tillage includes plowing twice or thrice, followed by some secondary operations like harrowing and planting that smoothen and bed the soil in seed bed and control weeds. Conventional tillage includes plowing twice or three times, 2 बार हल चलाएं या 3 बार हल चलाएं, and some secondary operation, उसके साथ कुछ एडिशनल जो ऑपरेशन कर लेते हैं, एक्टिविटीज कर लेते हैं, लाइक
harrowing and planting that to smoothen and pack the soil in seed। जो मैं अभी एक एक्टिविटी बता रहा था कि लकड़ी के ऊपर लकड़ी का तख्ता लिया, उसके ऊपर पत्थर रखकर उसको हम खींचकर आगे ले जाते हैं। आजकल ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। हल के साथ साथ उसके पीछे एक लकड़ी का बड़ा पट्टा लगा दिया जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर को चलाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, उसको क्यों करते हैं? ताकि सॉइल लूज फॉर्म में न रहे, थोड़ा सा फ्रेश हो, ताकि हवा की मदद से आसानी से वहां से रिमूव ना हो। और दूसरा, सीड के साथ एक बेड बन जाए, सीड बेड। सॉइल इन सीड बेड एंड कंट्रोल weeds। Mulching or any material such as straw, plant residues, leaves, loose soil, or plastic film placed on the soil surface to reduce evaporation, erosion, or to protect plant roots from extremely low or high temperature। सावकाश हम क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग इस प्रोसेस इन विच अगर छोटा सा खेत है आपका तो उसके ऊपर आप प्लास्टिक लगाते हैं कुछ दिनों के लिए, या उसके ऊपर हम भूसे की या घास की बारीक लेयर डाल देते हैं। या मल्चिंग और एनी मटेरियल सच एज स्ट्रॉ, प्लांट रेजिड्यूज या पौधों के पत्ते, लूज साइड और प्लास्टिक शीट आर प्लेस्ड ऑन सॉइल सरफेस। जो खेत आपने बनाया है छोटा सा, उसकी सरफेस के ऊपर इनमें से कोई एक चीज जो भी अवेलेबल है, जो भी चीज है, उसको रख दें। क्या करते हैं? विच विल रिड्यूस द एवापोरेशन, क्योंकि आपने हल चलाकर सॉइल को लूज किया हुआ, वहां से एवापोरेशन हो सकती है, इरोजन हो सकती है, हवा उस मिट्टी को उड़ाकर कहीं और ले जा सकती है। अगर तूफान चले तो पता चला कि नीचे आपके सीड पड़े रह गए या सीड भी साथ ही उड़ गए। प्रोटेक्ट प्लांट रूट्स फ्रॉम एक्सट्रीमली लो और हाई टेम्परेचर। प्लांट आपके प्लांट रूट्स जो छोटे छोटे नन्हे पौधे उग रहे होंगे, जो भी सीड आपने डाला है, उसकी रूट भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट होंगी। और उसके साथ साथ एनिमल ग्रेजिंग से भी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सो प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। लिखिए इसको। उसको टनल और उसका भी फंक्शन तो यही मल्चिंग का है, लेकिन वो एडवांस फॉर्म है। लेकिन मल्चिंग जो देसी और आम अंदाज में जो आम आदमी कर लेता वो ये कि या तो कपड़ा डाल दिया या प्लास्टिक डाल दिया, या जो पिछले साल का मूसर एरिया था वो उसके ऊपर डाल दिया, या पत्ते डाल दिए, ताकि सॉइल के लिए प्रोटेक्ट हो। उसके ऊपर मुर्गियां जाकर उन दामों को न खाएं, परंदे आकर उन दामों को उचक न लें, और या हवा चले तो पूरी मिट्टी को उठाकर न ले जाए। टनल फार्मिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ मल्चिंग, लेकिन वो एडवांस फॉर्म में है। तो प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, to protect them from extreme temperature as well as erosion. Cropping system. It represents cropping patterns used on a farm and their interaction with farm resource. Other farm enterprises and available technology, cropping patterns indicate yearly sequence and sector arrangement of crops
and the follow in an area. Cropping system जो है ना, it represents cropping pattern. ये पैटर्न कौन सा है? आप फर्स्ट कौन सी क्रॉप उसमें ग्रो करते हैं, दूसरी क्रॉप कौन सी ग्रो करते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न used on a farm and their interaction with farm resource. Other farm enterprises and available technology. Cropping patterns indicate yearly sequence and septal arrangement of crops and the following in an area. Practically, it implies different crop grown either in combination or sequentially in form over the year. इसको लिखें तो फिर इस पर हम बात करते हैं. Therefore, growing a crop which produce the maximum cover in addition to principal crops like rice or wheat reduces runoff and soil loss. So if you will see here, this is called cropping pattern. Suppose sometimes we are growing 2 or 3 crops together. एक जगह में दरमियान में हमने माल्टे के पौधे भी लगा दिए और उसके साथ हम गंदम भी काट कर रहे हैं. आलू भी हमने उगाया है और उसके साथ साथ दरमियान में जो खाली जगह होती है उसमें मकई भी लगा देते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप, ताकि जो खाली जमीन पड़ी हुई है वो हवा की वजह से या किसी और वजह से लॉस ना हो जाए, इरोज ना हो जाए. तो दैट आल्सो प्रोटेक्टेड आवर सॉइल. या एक काम करते हैं, सपोज फर्स्ट क्रॉप हमने उसमें राइस डाल दी गर्मियों में, सर्दियों में हमने गंदम डाल दी, दरमियान में जो टाइम मिला उसके अंदर हमने उसके अंदर आलू ग्रो कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग सिस्टम. इट आल्सो सपोर्ट एंड protects our soil from erosion. पहले वाली दो कैफियतें कौन सी थी? टिलेज था सॉइल को प्रोटेक्ट और कंजर्वेशन के लिए, मल्चिंग का प्रोसेस था, और तीसरा हमारे पास है क्रॉपिंग सिस्टम, जो रोटेशन भी रखते हैं हम और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं ताकि आपकी सॉइल ज्यादा देर के लिए प्रोटेक्टेड रहे. For example, cowpea and green gram are important cover crops for the rainy system. बरसात के मौसम में अगर आपकी जमीन के इरोजन का, वाटर इरोजन का या सरफेस रन आपका बहुत ज्यादा खतरा है तो cowpea and green gram, cowpea को उर्दू में क्या कहते हैं? मटर.
मटर वाली फली एंड ग्रीन क्रैम्स, ये कौन से हो गए? मूंगफली, मूंग वाली दाल, ठीक है। ग्रीन क्रैम्स आर इंपॉर्टेंट कवर क्रॉप्स फॉर द रेनी सीजन। बरसात के मौसम में ये क्या करते हैं, पूरी सरफेस को कवर करते हैं। मटर वाली जो खासकर उसका जो पौधा होता है उसमें पत्ते लीफ ज्यादा होते हैं, वो पूरी सरफेस कवर करता है। Tobacco being a green cultivated crop allows higher runoff and soil loss. अब टोबैको के जो प्लांट होते हैं वो फासले फासले पर होते हैं, दरमियान में अच्छी खासी स्पेस होती है, तो उन जगहों से सॉइल के लॉस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, these losses can be reduced by growing coffee or green grams during early monsoon before tobacco is planted. टोबैको की काश्त करने से पहले क्योंकि जमीन को बहुत ज्यादा हमवार करना पड़ता है, तो हमवार करने के बाद इसके ऊपर ये दोनों क्रॉप उन्होंने लगा दी। उसके कुछ वक्त के बाद जैसे बारिशें हो गई, उसके बाद काफी फासले पर जो है ना टोबैको के प्लांट लगा दिए, पौधे लगा दिए। उससे क्या हो गया, आपकी सॉइल प्रोटेक्ट हो गई कॉफी और ग्रीन ग्रैम्स की मदद से। स्ट्रिप क्रॉपिंग, long and narrow strips of erosion resisting crop is groundnut beans are alternated with strip of erosion permitting crops. The strips are laid across slopes. Use of chemicals, soil stability can be increased by spraying chemicals like polyvinyl alcohol at 480 kg per hectare. I will not recommend this. स्ट्रिपिंग करते हैं, लंबी लंबी पट्टियां बनाते हैं, पटाई कहते हैं ना पुश्तों में, तो वो इसी से एक आइडिया लिया हुआ है। लंबी पट्टियां बनाते हैं, एक फसल काट के दूसरे ने दूसरी फसल काट के, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है इट आल्सो सपोर्ट, इट आल्सो स्टॉप्स द इरोजन। बस चलो ठीक है, उससे आगे जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में डिबेट करेंगे। इसको लिखना है, एक मिनट।